हेलो, कैसे हो सभी लोग एंड वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ ऑडिट सी ए फाइनल लेक्चर नंबर 3 एंड 3 से आज हम कवर करने वाले हैं ऐसे 300 ऐसे 300 बताता है हमें प्लानिंग ऑफ ऑडिट। अभी तक हमने क्या क्या समझा? 210 210 में हमने ये समझा कि ऑडिट को अग्री करने के वक्त हमारी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट क्या होती है, हमें कब कौन से बेसिस पे अग्री करना चाहिए। देन हमने समझा कि ऑडिट करते वक्त हाँ कौन से डॉक्यूमेंट्स मिलने चाहिए। अब हम समझेंगे कि हमें प्लान कैसे करना है, ऑडिट प्रोग्राम कैसे बनाना है, राइट। एंड आई कैन सी ओवर हेयर कि आज वीडियो में लैग है, और आज लैग होगा क्योंकि नेटवर्क बहुत बेकार आ रहा है। कल ही कंप्लेन करी है इस साले को कि भाई क्या है, अच्छी क्वालिटी वीडियो नहीं आ पा रही है। सिंपल सी बात है, थोड़ा इम्प्रूव करिए। बट नेवरदलेस हमारे जो ऑडियंस है वो है डेडिकेटेड, वो मुझे देखने नहीं आई है, वो आई है पढ़ने। तो हम पढ़ेंगे जमकर, क्योंकि ऑडियो क्वालिटी में कोई इशू नहीं होने वाली है, ऑडियो बराबर आएगी। एंड पढ़ने में उतना ही मज़ा आएगा, थोड़ा बहुत बफर होगी विच यू कैन मैनेज आई गेस। तो सी ए फाइनल के बच्चे हैं, हल्के तो है नहीं, सारा काम जुगाड़ू तरीके से ही कर लेते हैं। हाँ, तो एक चीज़ मैं ये बोलने चाहूँगा कि आज की वीडियो शायद थोड़ी सी बड़ी होगी, क्योंकि जो ऐसे 300 है वो एक बेस बनाता है किसके लिए, आगे के बहुत सारे चैप्टर्स के लिए। ठीक है, आपको मैं कहीं ना कहीं रेफरेंस दूंगा उन चैप्टर्स की, इस वजह से ये कहूँगा कि बाकी वीडियो से बड़ी रहेगी, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी रहेगी, बिकॉज हम पूरा इन डेप्थ एक एक शब्द को उठा के नहीं करने वाले। यहाँ पे एक तरह का कह लो फास्ट ट्रैक बैच है। दिस इज गोइंग टू बी सुपर स्पीडी, बट येट अंडरस्टैंड करने के लिए हमें एक एक चीज़ को हाईलाइट करना पड़ेगा, तो उससे ज़रूर करेंगे, उससे हम दूर नहीं भागेंगे। एंड हम पोस्टमार्टम अप्रोच नहीं अपनाएंगे, पर विल गो स्टेप बाय स्टेप एंड सब चीज़ समझते समझते। ओके, सो लेट्स dive into the lecture and let's study about essay 300। तो एक सेकेंड, 3 2 1 वाला करें। थ्री सॉरी 3 2 1 एंड लेट्स ओके। सो बहुत कर ली फालतू बातें, अब करते हैं हम अपना ये चालू। सो हियर वी गो। ऐसे 300, ऐसे 300 क्या कहता है? ऐसे 300 कहता है प्लानिंग ऑफ एंड मतलब प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल मतलब स्टेटमेंट, कि हमें अब ऑडिट प्लान करना है, किस तरीके से ऑडिट होना चाहिए वो बताना है आपको। तो उसके अंदर फर्स्ट डिस्कशन दैट वी हैव इज स्कोप, deals with auditor की responsibility to plan an audit of financial statement. That is very much clear. The objective of the auditor is to plan the audit so that it will be performed in an effective manner. इस तरीके से प्लान करेगा वो कि वो इफेक्टिव मैनर में हो, काम परफॉर्म इफेक्टिव मैनर के अंदर करेगा। ओके, इन्वॉल्वमेंट ऑफ की एंगेजमेंट टीम मेंबर्स। अब ऑब्वियसली प्लानिंग किनके साथ होगी? जो वहाँ पे काम करने जाएंगे। ठीक है, एक मेरी ये बात समझना, एक जगह होगी तो मैं बनाता हूँ यार, जगह कहीं है क्या? या मिल जाएगी नीचे। ठीक है, ये है कंपनी। ठीक है, बात समझना, ये है कंपनी। समझ लो एसबीआई ले लो, एसबीआई के हम हैं सेंट्रल ऑडिटर्स, ऑडिटर हैं। और यहाँ पे एक आदमी है, ठीक है, ये है सीए। वो बाकी उसकी जो टीम है उसके अंदर सेमी क्वालिफाइड है। एवरीवन नोज व्हाट द मीनिंग ऑफ सेमी क्वालिफाइड क्या होता है, जो हम जैसे वो बच्चे होते हैं जो सीए फाइनल क्लियर नहीं कर पाए हैं अभी तक, लेकिन उनको नॉलेज पूरी है। ठीक है, सेमी क्वालिफाइड है। कुछ सीएस हैं, कोई पेड असिस्टेंट मतलब पेड भी हैं लोग, पेड असिस्टेंट। ठीक है, तो ये जो कलेक्टिवली है ना, इसको हम बोलेंगे ऑडिट एंगेजमेंट टीम। ठीक है, इसको हम कलेक्टिवली बोलेंगे ऑडिट एंगेजमेंट टीम, और इसको हम बोलेंगे की एंगेजमेंट पर्सन। इसको हम अपने भाषा में टीम लीडर भी बोलते हैं। पार्डन माय वो क्या बोलते हैं राइटिंग, अभी मैं बस समझा रहा हूँ इसलिए बहुत अच्छे से नहीं लिखा। ठीक है, इसको हम टीम लीडर भी बोलते हैं। तो जो ऑडिटर है ये टीम लीडर, इसका मेन काम होता है प्लानिंग का।
ठीक है। अब वो की एंगेजमेंट पर्सन को भी इन्वॉल्व करेगा। अब जैसे इसके अंदर एक ही है, लेकिन अगर ये कह रहे हैं कि ये भी क्वालिफाइड है, इन्होंने भी अच्छी खासी कर रखी ऑडिट, तो अब ये पूरी टीम ऑडिट एंगेजमेंट टीम भी की एंगेजमेंट टीम हो गई। तो देन ये बंदा प्लान बनाएगा और इनके साथ डिस्कस करेगा अच्छे से कि यार हम ऐसे सोच रहे हैं, इस तरह से करेंगे, ऐसे करेंगे, और वो प्लान देन हम एसबीआई में ले जाएंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है। एंड उस बेस पे ऑडिट होगा। तो जब ये प्लानिंग ही बेस बता रहे हैं हमें कि हाँ भाई इम्प्लीमेंट कैसे होगा, एसबीआई में ऑडिट कैसे होगा, वो यही बता रहा है प्लानिंग, जो ये प्लानिंग होनी है यहाँ पे इस टाइम पे। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुआ। ठीक है ना। इसलिए बिल्कुल ध्यान रखना है इसके अंदर, ताकि हम एक एक चीज़ समझें। तो ये हमने बात समझी कि हाँ अदर की मेंबर्स को एंगेज करेगा, और एंगेजमेंट पार्टनर होता है, जो मैंने बोला था कि एंगेजमेंट पर्सन है या टीम लीडर है या एंगेजमेंट पार्टनर, और उनको बताएगा कि उनका क्या क्या काम होगा वो चीज़। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर एंड अदर की मेंबर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम इज इन प्लानिंग द ऑडिट ड्रॉस देयर एक्सपीरियंस एंड इनसाइट, thereby enhancing the effectiveness and efficiency of the audit process। यहाँ तक अभी तक कुछ खास पढ़ा नहीं है हमने। हेडिंग डाल देते हैं हम एक बारी हाथों हाथ। ऑडिट ऑफ एफएस। ओके, ये हमने हेडिंग डाल दी। देन ऑडिट प्लान टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट। ऑडिट प्लान कैसा होना चाहिए कि इफेक्टिव ऑडिट हो। प्लान शुड बी मेड टू कवर अमंग द थिंग्स, पहली बात एक्वायरिंग नॉलेज अबाउट द बिजनेस, मतलब क्लाइंट का अकाउंटिंग सिस्टम, पॉलिसीज, इंटरनल कंट्रोल एंड प्रोसीजर्स। देन एस्टैब्लिशिंग द एक्सपेक्टेड डिग्री ऑफ रिलायंस टू बी प्लेस्ड ऑन द इंटरनल कंट्रोल। ठीक है। डिटरमाइनिंग एंड प्रोग्रामिंग द एनईटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू बी परफॉर्म्ड एंड कोऑर्डिनेटिंग द वर्क परफॉर्म। ठीक है। ये पूछ रहा है कि ऑडिट प्लान टू कंडक्ट एन इफेक्टिव ऑडिट। ऑडिट प्लान टू कंडक्ट एन, ये प्लानिंग ऑफ ऑडिट नहीं है, ये एक ऑडिट प्लान है जिससे हम हमारा जो इफेक्टिव मतलब ऑडिट जो है वो इफेक्टिव हो। तो ये कह रहे हैं पहली बात तो नॉलेज ले लो क्लाइंट की अकाउंटिंग सिस्टम की। ठीक है। दूसरी चीज ये आती है इंटरनल कंट्रोल प्रोसीजर के बारे में जान लो, और उस पर कितनी हमें डिग्री ऑफ रिलायंस रखना है वो समझ लो। देन डिटरमाइन करो एंड प्रोग्राम करो एनईटी ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर्स। देन कोऑर्डिनेट द वर्क परफॉर्म। राइट। तो हम ये लिख सकते हैं, ये अच्छा पॉइंट है। तो ऊप्स बड़ा पेन यूज हो गया। ठीक है, आई सी। देन रिलायंस या रिलायबिलिटी। देन एनिटी ऑफ कोऑर्डिनेटिंग द वर्क परफॉर्म। वर्क परफॉर्म्ड। ओके। डिस्कशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग विद द मैनेजमेंट। अब हम डिस्कशन भी करेंगे कि हम कौन से प्लानिंग के एलिमेंट्स हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं विद टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट। The order may decide to discuss elements of planning with the entity's management to facilitate the conduct and management of audit engagement। ठीक है। Although these discussion often occur, the overall audit strategy and the audit plan remain the auditor's responsibility। डिस्कशन वगैरह हो सकते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी टुवर्ड्स रहेगी, ये रहेगी ऑडिटर की टुवर्ड्स ही। व्हेन डिस्कसिंग द मैटर्स इंक्लूडिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी और ऑडिट प्लान, केयर इज रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू नॉट टू कॉम्प्रोमाइज द इफेक्टिवनेस ऑडिट। डिस्कशन वगैरह कर लो, बट ऐसा ना हो जिससे इफेक्टिवनेस ऑफ ऑडिट ही कॉम्प्रोमाइज हो जाए।
जो हमारा पर्पस है, हमने ऊपर ऑब्जेक्टिव पढ़ा था या पर्पस पढ़ा था कि इफेक्टिव मैनर के अंदर होने चाहिए, वो ऐसा ना हो कि वही डिफीट हो जाए। ठीक है, ये भी चीज समझ आई। प्लानिंग एक्टिविटी, ऑडिट स्ट्रैटेजी। What is audit strategy? Overall audit strategy sets the scope, timing, nature and direction of audit and guides the development of more detailed audit plan. ठीक है, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी सेट करती है हमें स्कोप, टाइमिंग एंड नेचर। सो स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन, स्कोप, टाइमिंग एंड डायरेक्शन कि कितना खुलकर करना है, कितने टाइम के अंदर करना है और किस डायरेक्शन में करना है, किस के नज़रिए को ध्यान रखते हुए करना है वो चीज़। एंड गाइड्स द डेवलपमेंट ऑफ द मोर डिटेल्ड ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रैटेजी से हमें ये हेल्प मिलती है कि हमारा जो ऑडिट प्लान है वो और ज़्यादा डिटेल्ड हो। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको समझनी है अच्छी तरह से, ऐसे बनाना है ऐसे। So how would the audit strategy be helpful to the auditor? The process of establishing the overall audit strategy assists the auditor to determine, subject to the completion of auditor's risk assessment such as। तो ये बता रहा है कि भाई ओवरऑल स्ट्रैटेजी कैसे हेल्प करेगी हमें कि हमारा जो ऑडिट है वो बहुत इफेक्टिव मैनर में हो और मोर डिटेल्ड तरीके से हो। तो ये बता रहे हैं कि वो कैसे असिस्ट करेगी, वो बताएगी कि ऑडिटर्स रिस्क असेसमेंट प्रोसेस के बारे में और इनसाइट्स देगी, जैसे कि the resources to deploy to the specific area, such as the use of approximately experienced team members for high risk areas or the involvement of experts on complex matter। ठीक है, तो हमें ऑडिट स्ट्रैटेजी के थ्रू ये पता चलेगा कि कहाँ पे मेरे को अपने रिसोर्सेज डिप्लॉय करने हैं और कौन सी स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज हैं जहाँ पे मेरे को अपनी एक्सपीरियंस टीम को भेजना है। जैसे समझ लो एक पेंशन का केस आया, ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे वो लोग चाहिए ना जिन्होंने पेंशन के बारे में पढ़ रखा है, जिनका इसके अंदर कहीं ना कहीं एक नॉलेज हो, जिनका कहीं ना कहीं इसमें अंदर बैकग्राउंड हो। ठीक है, तो ये इसके अंदर कहीं ना कहीं बैकग्राउंड हो तभी मैं उन लोगों को भेजूंगा। तो ये बता रहा है कि ऑडिट स्ट्रैटेजी हेल्प करती है हमें ये बताने के लिए कि हमारे रिसोर्सेज कौन से एरिया में किस तरीके से लेने चाहिए और कॉम्प्लेक्स मैटर में ज़्यादा लोग भेजने चाहिए, कम लोग भेजने चाहिए, ऐसा। द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज टू एलोकेट टू स्पेसिफिक ऑडिट एरियाज सच एज द नंबर ऑफ टीम मेंबर्स, कितने लोग भेजने चाहिए, असाइन टू ऑब्जर्व द इन्वेंट्री काउंट एट द मटेरियल लोकेशन, द एक्सटेंट ऑफ रिव्यू ऑफ द ऑडिटर्स वर्क इन केस ऑफ ग्रुप ऑडिट एंड द ऑडिट बजट इन आवर्स टू एलोकेट द हाई रिस्क एरियाज। ठीक है, तो अमाउंट, कितने लोग, कितना टाइम, ज़्यादा लोग भेजने चाहिए ऐसी जगह पे जहाँ मटेरियल है, जहाँ पे ज़्यादा स्टॉक पड़ा हुआ है वहाँ पे ज़्यादा लोग भेजने चाहिए, वो सब चीज़। when these resources are to be deployed such as whether at the interim, या फिर अब ये बताना है कि कब डिप्लॉय करने हैं, कब, इंटरिम स्टेज पे या फिर की कट ऑफ डेट्स पे। इंटरिम मतलब एक पीरियड के बीच के अंदर कि यार इस पीरियड में चले जा। की कट ऑफ मतलब 31 मार्च, 31 दिसंबर, जब क्वार्टर एंड हो रहे होते हैं, क्वार्टर एंड एक की कट ऑफ डेट्स होती है। जब भी कोई ऐसे बजट आ रहा है जब एक की कट ऑफ डेट होती है, मतलब ऐसी की कट ऑफ डेट्स पे जाना चाहिए, या फिर कभी भी चले जाओ बीच में जब तुम्हारा मन करे, तो वो एक डिसाइड करना। हाउ सच रिसोर्सेज आर मैनेज्ड, डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज्ड, सच एज व्हेन द टीम ब्रीफिंग एंड डीब्रीफिंग इज expected to be held, how engagement partner and manager reviews are expected to take place for exam। अच्छा ये ठीक है, अब ये बोल रहा है कि हाउ सच रिसोर्सेज आर मैनेज, डायरेक्टेड एंड सुपरवाइज। ये भी एक ऑडिट स्ट्रैटेजी बताता है कि अब जैसे आर्टिकल्स जाते हैं तो आर्टिकल्स को किस तरह से मैनेज करना है, डायरेक्ट करना है, सुपरवाइज, डीब्रीफिंग, ब्रीफिंग, उनसे डेली आके रिपोर्ट्स लो, उनसे ये पता करो कि वो ऐसा तो नहीं काम कर रहे हैं, तो उनको पहले स्टेज पे ही सही कर दो कि यार यहाँ तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, यहाँ से ठीक हो जाओ, ऐसा तो नहीं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करें, ये हटा दें हम, तो हम ये कह सकते हैं कि जो एनएटी है, ठीक है, उससे बात करें तो ये तो टाइम हो गया, ये मैनेजमेंट हो गया। ठीक है, मैनेज करना कि मैनेज कैसे, डायरेक्टेड कैसे, सुपरवाइज कैसे, वो चीज़ें। 1 सेकेंड। अरे यार, नेट का तो पंगा चलता ही रहेगा साला, ऐसा लगता है। डन, ओके। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था, ये एक्सटेंड हो गया कि कितना,
कि भाई कितने अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, ज़्यादा चाहिए कम चाहिए क्या। और ये नेचर हो गया कि डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ ऑडिट कहीं ज़्यादा लोग भेजने पड़ेंगे, कहीं कम भेजने पड़ेंगे। हाई रिस्क एरिया में ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मैटर्स हैं तो अलग तरीके से, कॉम्प्लेक्स मैटर के अंदर हमें चाहिए ज़्यादा लोग और स्किल्ड लोग, ठीक है। ऐसा, ये इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आई गेस बहुत जेनरिक बातें लिखी हुई हैं। एक बस ये है कि लैंग्वेज है, आप अगर इसको एक बार भी ढंग से पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि कुछ नहीं कह रहा है यार, ये कह रहा है कि जहाँ पे साला रिस्क ज़्यादा है, कॉम्प्लेक्स मैटर है, या फिर एक्सपीरियंस टीम की ज़रूरत है, वहाँ पे इन लोगों को यूज़ करो। जहाँ पे हाई रिस्क है, जहाँ पे अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज के बारे में बात हो रही है, कि जहाँ पे मटीरियल लोकेशन पे अगर स्टॉक पड़ा है तो ऑब्वियसली ज़्यादा लोग मैं वहाँ भेजूंगा। ऐसा, मतलब मोटा मोटी अगर ये नेचर, एक्सटेंड, टाइम एंड मैनेजमेंट, तो आपका इससे हो जाएगा। ठीक है, आई गेस ये लिखने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। establishment of overall audit strategy. Now this is important कि हम एक ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाएंगे कैसे। In establishing the overall audit strategy, the audit shall points to be kept in mind while developing overall audit strategy. हाँ, मतलब यही कहना चाह रहा है कि ऐसे कौन सी चीज़ें हमारे दिमाग में होनी चाहिए कि हम ओवरऑल स्ट्रैटेजी बना पाए। पहली बात, आइडेंटिफाई करो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइंस द स्कोप, ठीक है। ascertain करो the reporting objectives of the engagement to plan the timing of the audit and the nature of the communication required। ये दो चीज समझते हैं। आइडेंटिफाई करो, आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट दैट डिफाइंस द स्कोप, ठीक है। वो ये बोल रहे हैं और ऑडिट स्ट्रैटेजी। पहली चीज पहली चीज क्या थी, आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई द करेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइंस द स्कोप ऑफ ऑडिट। समझ रहे हो, अपॉइंटमेंट लेटर को पकड़ो, एंगेजमेंट लेटर को पकड़ो और समझो कि हमें इस ऑडिट के अंदर करना क्या है। पहले ये तो समझो जो स्कोप ऑफ ऑडिट है, उन चीजों को, उन करेक्टरिस्टिक्स को पकड़ो, देन आगे बढ़ो। असरटेन करो द रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव, कि हमें अब रिपोर्ट क्या करना है, ठीक है। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारा था, फॉर द एंगेजमेंट ऑफ द एंगेजमेंट, टू प्लान द टाइमिंग, ठीक है, ताकि हमें टाइमिंग पता चले ऑफ द ऑडिट एंड द नेचर ऑफ द कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। ascertain the reporting objective of the engagement to plan the timing। हमें रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स को पता करना है ताकि हम प्लान कर पाए, ऑफ मतलब टाइमिंग, सॉरी, प्लान कर पाए टाइमिंग ऑफ द ऑडिट एंड कम्युनिकेशन का जो नेचर है वो समझ पाए। तो ये कह रहा है आइडेंटिफाई या फिर असर्टेन। रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, क्यों असर्टेन रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स क्यों, इसमें ऐसे लिख देते हैं क्योंकि प्लान द टाइमिंग ऑफ ऑडिट, दूसरा क्या था, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। ठीक है, थर्ड पॉइंट, भाई साथ ही साथ लर्न करेंगे बिल्कुल, टाइम ज्यादा लगाएंगे नहीं इस चीज में, साथ ही साथ लर्न करेंगे। कंसिडर द फैक्टर्स दैट आर सिग्निफिकेंट, ठीक है। इसको हमेशा कैसे पढ़ना चाहिए, जैसे जहाँ पे दो कॉमे है ना, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको आप बाद में पढ़ लो जहाँ दो कॉमे आ जाते हैं। तो कंसिडर द फैक्टर्स दैट आर सिग्निफिकेंट इन डायरेक्टिंग द एंगेजमेंट टीम्स एफर्ट इन द ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। ऐसे फैक्टर्स को कंसिडर करो जो ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट के अनुसार बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है या सिग्निफिकेंट है, ठीक है, जिसके अंदर टीम एफर्ट लगने चाहिए। तो आइडेंटिफाई करना है उन फैक्टर्स को।
या कंसिडर which as per professional judgment of auditor एंड उसको टीम एफर्ट्स की जरूरत है। ठीक है, ये भी हो गया जी फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट ये कंसिडर द रिजल्ट ऑफ प्री एलिमिनरी एंगेजमेंट्स एंड वेयर एप्लीकेबल whether the knowledge gained on the other engagement performed by the engagement partner for the entity is relevant or other engagement performed by the entity for the entity। ओके ओके, ये भी बहुत समझदार वाला बात करी। उसने बोला कि यार समझ ले एसबीआई के साथ तुम कर रहे हो, तो एसबीआई के साथ तुमने बाकी चीज भी करी है अपार्ट फ्रॉम ऑडिट, तो बाकी समझ लो तुमने एसबीआई के कुछ और भी करा है इंटरनल ऑडिट या फिर ऑडिट वगैरह छोड़ के तुमने उसकी कुछ और भी चीजें में हेल्प करी है। तुमने ये देखा है क्वालिटी कंट्रोल कैसे होता है, रिव्यू एंगेजमेंट कर ली, क्वालिटी कंट्रोल कर लिया, कुछ भी कर लिया, तो उसमें जो तुमने चीजें समझी, उसमें जो तुम्हारी समझ है उसको भी यहाँ पे एड्रेस करो और उसकी समझ के अनुसार अपना ऑडिट स्ट्रैटेजी बनाओ। हो रहा है कि कंसिडर करो प्री एलिमिनरी एंगेजमेंट्स, यही था ना, प्री एलिमिनरी एंगेजमेंट। ठीक है, विद द फर्म। और अगर आपने पहले भी कोई अदर एंगेजमेंट करी है तो उसको भी कंसिडर कर दो। एंड वेदर द नॉलेज गेन्ड ऑन अदर एंगेजमेंट प्लस गेन्ड नॉलेज गेन्ड ऑन अदर एंगेजमेंट्स। इसमें भी बिल्कुल क्लियर होगा आई गेस। हौले हौले चलेंगे, भागेंगे नहीं आज। ठीक है, और असर्टेन द नेचर टाइमिंग एक्सटेंड ऑफ रिसोर्सेज एनईटी असर्टेन करना है, सिंपल सी बात। फिफ्थ तो बहुत है, जो ऊपर भरा था ये असर्टेन वाला ऊपर ही पढ़ा था हमने। ठीक है, ये रहा कि असर्टेन करेंगे हम रिसोर्सेज। तो अगर आपको ये वाला पॉइंट समझ नहीं आया, ये वाला मतलब अगर मैं एक सेकेंड इसको हटा दूं, पूरा क्लियर पेज कर दूं, अगर आपको ये वाला पॉइंट नहीं समझ आया तो आप इस पॉइंट को अगर इन डेप्थ पढ़ना है तो ये वाला पॉइंट ही है कि इसमें बता रहा है कि हम एनईटी को असरटेन करेंगे रिसोर्सेज के। तो रिसोर्सेज का एनईटी तो ये रहा पूरा। ठीक है, अगर आप इसके बारे में बात करोगे, ये वही तो है जो हमने नीचे समझा। ठीक है, हम आते हैं हम ऑडिट प्लान में। प्लानिंग ऑफ ऑडिट एंड ऑडिट प्लान इज डिफरेंट। सबसे पहली चीज तो ये है हमारे को। ठीक है, डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान। डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑडिट प्लान में कुछ नहीं है। एनईटी ऑफ फैप एंड रैप, मतलब पहले रैप देन फैप। ठीक है, एज पर ऐसे 300 प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट द ऑडिट प्लान शैल बी इंक्लूडेड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्लान्ड रैप डिटरमाइन अंडर ऐसे 315। वो भी हम करेंगे, अगला ही होगा मेरे हिसाब से तो। नहीं, अगला हम मटीरियलिटी करेंगे, देन उसके बाद करेंगे। ठीक है, देन नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑफ सेम फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, वो 330 में। Then other planned audit procedure that are required to be carried out so that the engagement complies with the SAs, ये भी कोई बड़ी बात नहीं। Planning of auditor's risk assessment procedures occurs early in the audit process. However, planning the nature, timing, extent of the specific further audit procedure depends on the outcome of risk। ठीक है, अब ये बात समझना, ये कुछ काम का नहीं है, आप पढ़ना हो तो पढ़ सकते हो, बट इसका पेपर वगैरह में कोई काम नहीं है। और यही सिंपल चीज कह रहा है कि ऑडिट प्लान के अंदर अब क्या करेंगे, एनएटी ऑफ रैप करेंगे, एनएटी ऑफ फैप करेंगे, और ऐसे कोई अदर एंगेजमेंट जिसके मदद से ऑडिट प्रोसीजर हमारे लगे जाते हैं या सोचे जाते हैं। जैसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन हो गया, 505 होता है ये, मतलब कुछ भी।
ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान, कोई मतलब नहीं है, पढ़ सकते हो, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेंज इन ऑडिट स्ट्रेटेजी विल लीड टू चेंज इन ऑडिट प्लान एंड वाइस वर्सा। ये बोल रहा है कि अगर हम ऑडिट स्ट्रेटेजी ना ये है वाइडर टर्म है, ठीक है, एंड ऑडिट प्लान उसके अंदर आता है। तो अगर ऑडिट प्लान चेंज होगा तो जरूरी नहीं है ऑडिट स्ट्रेटेजी चेंज होगी, लेकिन जब ऑडिट स्ट्रेटेजी चेंज होगी तो ऑडिट प्लान जरूरी है कि वो चेंज होगा, ये बात ध्यान रखना, समझे। मतलब एक डब्बा है, ये एएस है, एएस मतलब ऑडिट स्ट्रेटेजी, और इसके अंदर एक और छोटा डब्बा है, ये है एपी, ऑडिट प्लान। तो अगर एएस चेंज होगा तो एपीओ तो चेंज होना ही पड़ेगा, लेकिन अगर एपी चेंज होगा तो जरूरी नहीं है एएस को चेंज होना पड़ेगा, डिपेंड्स। तो ऑडिट प्लान इज प्रिपेयर्ड आफ्टर द ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड इज मोर डिटेल्ड, ठीक है। ऑडिट प्लान जब प्रिपेयर होता है तो ऑब्वियसली और डिटेल्ड तरीके से होता है, क्योंकि ऑडिट स्ट्रेटेजी देखो ऊपर का हिस्सा है, जो मैंने बताया कि भाई बड़ा लार्जर हिस्सा है। ऑडिट प्लान अंदर का है इन डेप्थ कि हमें क्या क्या करना है। तो ऑडिट स्ट्रेटेजी गिव लेस डिटेल बट इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ द प्लानिंग। The audit shall establish an overall audit strategy that sets up the scope, timing, and direction of the audit, and that guides the development. ये आ गई definition. Detailed audit plan would include the nature, timing, and extent of the audit procedure so as to obtain sufficient and appropriate audit evidence. ये है, इसको हम SAAE बोलेंगे, ठीक है, Sufficient Appropriate Audit Evidence, SAAE, साई, समझ आ गया, साई, ओम साई राम। फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस ओनली, नो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसका कोई पॉइंट नहीं है। द ऑडिट स्ट्रेटेजी रिलेट्स टू द ओवरऑल अप्रोच यू विल टेक टू द ऑडिट, इट डिसाइड्स द स्कोप ऑफ एन ऑडिट। ऑडिट स्ट्रेटेजी आपको ये बताएगा कि आपकी ओवरऑल ओवरऑल अप्रोच क्या है। समझ रहे हो कि आपकी ओवरऑल अप्रोच क्या है टुवर्ड्स द ऑडिट, आपको ऑडिट स्ट्रेटेजी वो है। मतलब ऑडिट स्ट्रेटेजी यार ये समझो एक ऊपर का पार्ट है, आप जैसे बात नहीं करते हो कि हमारी स्ट्रेटेजी है, हम एक काम करेंगे, हम 3 बंदों को घेरेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। ऑडिट प्लान बोल रहा है, कबड्डी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, ऑडिट प्लान कह रहा है कि हम 3 बंदों का नहीं, 3 बंदों को तो घेरेंगे, ठीक है, अब वो 3 बंदे है कौन, वो 3 बंदे कौन है, उसको किस तरह से घेरेंगे, कब घेरेंगे, क्यों घेरेंगे, दैट डिफाइंस द ऑडिट प्लान। ऑडिट स्ट्रेटेजी बोलती है भाई घेरेंगे और उन 3 ही बंदों को घेरेंगे, मतलब 3 बंदों को घेरेंगे, ऐसा। तो ये भी चीज है। एंड ऑडिट इज मोर डिटेल्ड, ये ध्यान रखना। और ऑडिट मोर डिटेल्ड है, ऑब्वियसली ऑडिट मोर डिटेल्ड, ऑडिट प्लान मोर डिटेल्ड है, और ऑडिट स्ट्रैटेजी थोड़ा बड़ा टर्म है। The audit plan is a detailed process you will use in your audit depending on the what strategy is. स्ट्रैटेजी के ऊपर ही रिलाई करता है ऑडिट प्लान, क्योंकि स्ट्रैटेजी बड़ा कॉन्सेप्ट है, सेम चीज बार बार लिख रखी है। और ये एग्जांपल है, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने आपको कबड्डी का दे दिया, वो समझ देना। ऑडिट प्लान इज देन डिसाइडिंग दी, ठीक है, ऑडिट प्लान इज देन डिसाइडिंग दी, जो आप प्रोसीजर यूज करोगे, कि आपको इंक्वायरी करनी है, आपको ऑब्जर्वेशन करनी है, आपको इंस्पेक्शन करना है, आपको कैलकुलेशन वापसी करनी है, जो इन्होंने लोग के पता चला कैलकुलेशन एरर है, तो आपको जो भी करना है, AEIOU, री परफॉर्मेंस एक्सटर्नल कंफर्मेशन, ये होते हैं ऑडिट प्रोसीजर्स। तो आप वो बोल रहा है कि आपको जो भी ऑडिट प्रोसीजर्स वापसी करने हैं वो डिपेंड करेगा, वो लिखा होगा किसके अंदर, ऑडिट प्लान में। दिस इंक्लूड्स इन नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, सिंपल सेम चीज, अगेन एंड अगेन सेम चीज। आप समझो कितना डेप्थ दे रहा है और कितनी इंपॉर्टेंट बात होगी ये कि ये तो इतनी बार लिख रहा है। तो आप ये समझ जाना कि आपको बेसिक चीज समझनी है कि ऑडिट स्ट्रैटेजी एक बड़ी चीज है, ऑडिट प्लान एक ये है। ऑडिट स्ट्रैटेजी जो होती है वो एक ओवरऑल ऊपर से बातें करता है, और जो ऑडिट प्लान है वो थोड़ा इन डेप्थ बातें करता है, राइट। अब प्लानिंग इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, ठीक है, एक ये टॉपिक है, एक डायरेक्शनल सुपरविजन है, देन उसके बाद है चेंजेस टू द डिसीजन, प्लानिंग डिसीजन ड्यूरिंग द ऑडिट, और एक है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ऑडिट प्लान, जो कि बिल्कुल सेम रहेगा। तो डॉक्यूमेंटेशन फटाक से कर देते हैं हम, ठीक है, उसके बाद ब्रेक होगा, फिर ब्रेक के बाद वी विल कंटिन्यू अदर थिंग्स, जो ये बाकी चीज़ें हैं, ये चीज़ें। खैर मैं आपको बताऊँ, ये जो है ना, इसके बाद के कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब ये बताऊँ नॉट इम्पॉर्टेंट है। तो हमें तो ये करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन मैं अभी बता दूंगा आपको, बहुत छोटे मोटे टॉपिक रहेंगे। वैसे मेरा मन तो नहीं है ब्रेक लेने का, बट ब्रेक ले लेना चाहिए, अच्छा रहेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन अभी कर लेते हैं। द ऑडिटर शैल
डॉक्यूमेंट द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, द ओवरऑल ऑडिट प्लान। ये बोल रहा है ऑडिटर को डॉक्यूमेंट करना चाहिए ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान एंड एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस, यानी कोई भी अगर सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं तो वो भी कर लेने चाहिए। ओके, तीन चीजें डॉक्यूमेंट करेगा, ऑडिट स्ट्रैटेजी, ऑडिट प्लान और भी कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए हैं तो वो। अब रिकॉर्ड किस किस को करेगा? पहला चीज रिकॉर्ड ऑफ की डिसीजन, ऐसे डिसीजन जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी इज अ रिकॉर्ड ऑफ की डिसीजन, ठीक है। कंसिडर्ड नेसेसरी टू प्रॉपरली प्लान द ऑडिट एंड टू कम्युनिकेट द सिग्निफिकेंट मैटर्स ऑफ द एंगेजमेंट टीम। तो डॉक्यूमेंटेशन ओवरऑल स्ट्रैटेजी की होगी और वो बताएगा कि हाँ भाई ऑडिट स्ट्रैटेजी के अंदर हमने मेजर की डिसीजन किस बेसिस पे लिए, क्या लिए, जिसके थ्रू हमने कम्युनिकेट किया, जिसके थ्रू हमने प्लान किया और हमें चीजें मिली। तो रिकॉर्ड ऑफ की डिसीजंस। फिर रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर प्लानिंग, इट ऑल्सो सर्व्स एज अ रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर अच्छा, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि अगर हम ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन करेंगे तो वो एक बताएगा कि हाँ भाई हमने जो भी प्लान किया उसका एक डॉक्यूमेंट है, हम भूल नहीं रहे, हमारे पे एविडेंस है। तो वो बताएगा एज अ रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर प्लानिंग ऑफ द ऑडिट एंगेजमेंट दैट कैन बी रिव्यूड एंड अप्रूव्ड प्रायर टू दी देयर परफॉर्मेंस। अब समझ लो तुमने एक ऑडिट प्लान सोचा, बातों बातों में डिस्कस किया, ठीक है। देन बाद में वहां गए, पूरा ऑडिट करा है, देन डिस्कस यार ऑडिट प्लान के हिसाब से हमने सारी चीज करी है, चल तू बता तूने क्या किया, चल तू बता तूने क्या किया, चल तू बता तूने क्या किया, सब डिस्कशन हुई। लेकिन आप कंपेयर किससे कर रहे हो? आपके तो अब माइंड में वो चीज ही नहीं है। अगर आप ये चीज पेपर पे लिख लेते, ठीक है, बहुत बेसिक चीज है यार, हम रियल लाइफ में पेपर पे लिखते हैं, एक्सेल पे या वर्ड पे टाइप कर देते हैं। अगर आप ये पेपर पे लिख देते एक ऑडिट प्रोग्राम बना के एंड आप ये चीज बोलते कि हाँ भाई तूने कर ली, ले भाई टिक, तूने कर ली, ले भाई टिक, तूने कर ली, ले भाई टिक, अगर ऐसा करते तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती, ठीक है। और परफॉर्मेंस को भी हम रिव्यू कर पाते कि यार अच्छा तेरा ये पॉइंट था ना, तूने गलत किया, मतलब तेरी रिव्यू मीटिंग होगी, तेरे को थोड़ा रखेंगे कि हाँ सीख कैसे होगा क्या नहीं होगा। प्रैक्टिकली हो रहा है सबका, ये समझ के चलो। देन रिकॉर्ड ऑफ चेंजेस इन स्ट्रेटेजी और प्रोसीजर एक्सप्लेन्स रीजन फॉर सच चेंजेस एंड रिस्पॉन्स। अब समझ लो ये ऊपर वाली बात ही हो गई कि अगर एनी सिग्निफिकेंट चेंजेस मेड ड्यूरिंग दी ऑडिट एंगेजमेंट टू दी ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी या प्लान, तो बोल रहा है कि रिकॉर्ड रखो ऐसी सिग्निफिकेंट चेंजेस का ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटेजी एंड ऑडिट प्लान का जिसमें रिजल्ट हो रहा है कुछ चेंज इन दी प्लान नेचर टाइम एंड एक्सटेंट, ठीक है। ऐसी कोई चेंज जिससे एनईटी चेंज हो रहा है, ऐसा कोई रीजन, क्या रीजन है, तो एक्सप्लेन करो व्हाई द सिग्निफिकेंट चेंजेस वर मेड, ये बताओ क्यों हुआ, क्यों चेंजेस करे और रीजन क्या चेंजेस करने, क्या चेंजेस करने से बेटर हो रही है चीजें। एंड द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी फाइनली अडॉप्टेड फॉर द ऑडिट। अब क्या अडॉप्ट किया है वो बता दो। इट ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू द सिग्निफिकेंट चेंजेस। अगर हमारे पे ये रिकॉर्ड होगा तो वो भी बताएगा कि हाँ यार हम तरीके से रिस्पॉन्स लेते हैं, हमारे पे एविडेंस है, क्या ये रिस्पॉन्स जो लिया था वो सही लिया, क्योंकि यार ब्रेन है, भेजा है, भेजा हर चीज याद नहीं रखता। ऑडिट करके आ रहे हैं हम 2-3 दिन पहले, ठीक है, देन उसके बाद काम हो रहा है तो वो ध्यान नहीं रहती चीजें, तो ऐसा भी होता है। तो लेते हैं आप ब्रेक, ब्रेक के बाद करेंगे आगे की चीजें। बाय बाय।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आई होप सब लोग रिफ्रेश हो गए हैं एंड अच्छे से अब पढ़ेंगे। एज ऑलवेज द बफर ऑफ वीडियो कंटिन्यूज। ये देखो कैसे अटकी पड़ी है, मुझे दिख रहा है। और नेट की क्वालिटी मैं बताऊं तो देखने में अच्छी भी आ रही है, बट आई डोंट नो व्हाट द इशू इज। सो नेवरदलेस सब फ्रेश हो गए होंगे एंड हम अब पढ़ने वाले हैं अपना क्या, हम पढ़ने वाले हैं अपना ऑडिट जो हमने छोड़ के गए थे। ठीक है, उसको हम कंटिन्यू करेंगे एंड देन उसका जो बचा हुआ पार्ट है वो भी पूरा करेंगे। अरे बहुत इशू आ रहा है, वेट अ सेकेंड। आई होप अब बिल्कुल सही है सब कुछ। ठीक है, अब मेरे हिसाब से सही होना चाहिए, मैंने कनेक्शन वापसी जोड़ा है। चलो लेट्स बिगिन टू द वीडियो, लेट्स बिगिन टू द नोट्स। हम नोट्स के अंदर चलते हैं। वेट अ सेकेंड, वेट अ सेकेंड एंड हियर वी गो। ये ना बात, ठीक है। सो काम छोड़ के गए थे, हमने डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट कर लिया था एंड हमारा ये पार्ट डन है कि डॉक्यूमेंटेशन तीन चीज़ों का होता है। वापसी रिवाइज कर लेते हैं। डॉक्यूमेंटेशन तीन चीज़ों का होता है: रिकॉर्ड ऑफ द की डिसीजंस, रिकॉर्ड ऑफ द प्रॉपर प्लानिंग, रिकॉर्ड ऑफ द चेंज। की डिसीजन क्या आ जाएगा? ऑडिट स्ट्रैटेजी, ठीक है। एंड जो हमने प्लान बनाया है, और कम्युनिकेट सिग्निफिकेंट मैटर्स, ये हमने कहीं ना कहीं लिखा था, याद करो। ये हमने लिखा था यहाँ पे, एक सेकेंड एक सेकेंड, ये रहा, ये हमने यहाँ लिखा था। ठीक है, प्लान द टाइमिंग ऑफ ऑडिट, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन। सेम हल्का हल्का यही है कि प्रॉपरली प्लान द ऑडिट एंड कम्युनिकेट द सिग्निफिकेंट मैटर्स टू द एंगेजमेंट टीम। ठीक है, देन रिकॉर्ड ऑफ चेंज इन स्ट्रैटेजी एंड प्रोसीजर एक्सप्लेन रीजन वगैरह, ये भी हमने पढ़ लिया था कि अगर कोई स्ट्रैटेजी या प्रोसीजर कोई चेंज किया है तो उसका क्यों चेंज किया, क्या सिग्निफिकेंट चीज थी एंड रीजंस। ठीक है, एंड ऑल्सो रिफ्लेक्ट द appropriate response to the significant changes occurring during the audit। इससे ये भी पता चल जाएगा कि हाँ हमारे responses क्या थे अगर कोई changes हुए थे। ठीक है, देन हम आगे करेंगे प्लानिंग एज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ये समझ लेते हैं। देखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज अ important thing। Planning is not a discrete phase of an audit, but rather a continual and iterative process that often begins shortly after the completion of previous audit and continues until the completion of the current audit engagement। अब इसके लिए एक छोटा सा बढ़िया सा डायग्राम। ठीक है, ये ऑडिट 1 है, ये ऑडिट 2 है। तो भाई प्लानिंग ऐसा प्रोसेस है जो कि ऐसा नहीं है कि कुछ पीरियड में चलेगा या ऐसे, वो साथ साथ चलता रहता है। 100 प्रोसेस चल रहे होंगे और प्लानिंग फिर भी चल रहा होगा, बट एक बेसिक प्लान हम स्टार्टिंग में बना लेते हैं। बट ऐसा नहीं है कि प्लानिंग, ऐसा नहीं है कि एक बार प्लानिंग करी और उसके बाद नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बट ऐसा है कि प्लानिंग कर ली एंड थ्रू आउट दी ऑडिट वो प्लानिंग चलती भी रहेगी। इट इज अ मतलब इटरेटिव प्रोसेस, मतलब धीरे 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 बनता है। तो अगर हम कोई चीज़ भी कर रहे हैं उसके बाद भी हम प्लानिंग कर रहे होंगे, ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। तो यही कह रहा है, इसमें ये लिखा हुआ है कि प्लानिंग ऐसा प्रोसेस है जो स्टार्ट हो जाएगा
जब तक समझ लो जैसे ये है, ऑडिट खत्म हुआ तो प्लानिंग यहाँ पे चालू हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही यहाँ खत्म हुआ तो प्लानिंग यहाँ पे चालू हो जाएगा, और यहाँ थ्रू आउट दी प्रोसेस चला तो ऐसा नहीं कि उसको ब्रेक मिल जाएगा, ये ब्रेक नहीं है, ये वाली बात है कि ये हुआ चालू हुआ, दूसरा ऑडिट आया यहाँ चालू हो गया, तो ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। तो अगर कहीं पे भी आए वो बोले कि भाई कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस नहीं है, तो आपको सिंपल बोलना है कि नहीं भाई कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, इटरेटिव प्रोसेस है, एंड वो एक ऑडिट के खत्म होने के बाद एकदम से चालू हो जाता है, ऐसा नहीं है कि टाइम लेता है। तो दैट ऑफन बिगिंस शॉर्टली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ प्रीवियस ऑडिट एंड कंटिन्यूज अंडर द कंप्लीशन ऑफ द करंट ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। प्लानिंग हाउएवर इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर that need to be completed prior to the performance of the further audit procedure. For example, planning includes the need to consider prior to the auditor's identification and assessment of ROMA such matter as, तो इसमें बता रहा है कि प्लानिंग इन मैटर्स के बाद होनी चाहिए, एक तरह से ये समझ लो प्लानिंग का अंदर अगर बात करें तो ये बोल रहा है देखो फॉर एग्जांपल प्लानिंग इंक्लूड्स द नीड टू कंसिडर prior to the auditor's identification and assessment of the risk such matters, ऑडिटर की आइडेंटिफिकेशन एंड असेस रोमम को असेस करेगा उससे पहले प्लानिंग के लिए हमें ये मैटर्स देखने पड़ेंगे, ठीक है। दी एनालिटिकल प्रोसीजर्स टू बी अप्लाइड एज रैप, ऐसे कौन से प्रोसेसेस हैं, एनालिटिकल प्रोसेसेस हैं, प्रोसीजर्स हैं जो अप्लाई करने पड़ेंगे हमें रैप करते वक्त, ठीक है। ये असेसमेंट होने से पहले मतलब रोमम असेस होने से पहले हम ये सब सोच रहे हैं। देन ऑब्टेनिंग अ जर्नल इंस्ट्रक्शन ऑफ लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क of the entity and how entity is complying with that framework, ये भी चीज कि एंटिटी जो है वो बराबर चल रही है या नहीं चल रही, अपने लीगल फ्रेमवर्क कर रही है या नहीं कर रही, ये चीज, ओके। एंड जो जो चीज एप्लीकेबल है वो उस फ्रेमवर्क के अंदर काम कर रही है या नहीं कर रही, ओके। ठीक है। द डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी, एक ये भी चीज आ गई कि द डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी, द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, द परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। तो हम इस चीज को वापसी पढ़ते हैं। वो कहता है कि प्लानिंग हाउएवर इंक्लूड्स कंसिडरेशन ऑफ द टाइमिंग ऑफ सर्टेन एक्टिविटीज एंड ऑडिट प्रोसीजर दैट नीड टू बी कंप्लीटेड प्रायर टू द परफॉर्मेंस ऑफ फैप, ठीक है। तो बोल रहा है कि प्लानिंग से पहले कुछ ऐसी चीजें हो जानी चाहिए जिससे हम अपनी प्लान बना पाए, तो वो क्या है, पहली चीज बोला, लिख लेते हैं। उप्स, ये तो मोटा पेन आ गया है। प्रायर टू ऑडिट प्लान, पहली चीज इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स, ठीक है ये हो गया। डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी, देन थर्ड द परफॉर्मेंस ऑफ अदर रैप, एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन रिस्क रैप, ऑब्टेन करेगा एक जनरल अंडरस्टैंडिंग, एंड फिफ्थ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंड compliance of such।
ओके, आगे चीज समझ। यार ये बहुत बेसिक चीज है, सही बताऊं तो मेरे को लगता है इसमें तो कुछ नहीं है। डायरेक्शन, सुपरविजन एंड रिव्यू। लो भाई, द ऑडिटर शैल प्लान द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ डायरेक्शन, सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क। बच्चों वाली चीज। ऑडिटर को बोल रहा है कि भाई ऑडिटर को प्लान करना चाहिए टाइमिंग, नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ दी किसका, डायरेक्शन, सुपरविजन एंड एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड द रिव्यू ऑफ देयर वर्क। ठीक है, वो ये प्लान कर लेगा कि भाई किसको क्या काम करना है और मेरे को किस हिसाब से उनका काम रिव्यू करना है, वो भी मैं पूरा प्लान करके चलूंगा। द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ द डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम मेंबर्स एंड रिव्यू ऑफ देयर वर्क वेरी डिपेंडिंग ऑन द मेनी फैक्टर्स। वो डिपेंड करेगा साइज के ऊपर, एरिया ऑफ ऑडिट क्या एरिया है, किसके डेप्थ में जा रहे हैं, और कॉम्प्लेक्सिटी क्या है। रोमम को असेस करने के बाद क्या पता कोई ऐसी कंपनी का हमने रोमम असेस किया जो कंपनी में ज़्यादा रिस्क ही नहीं है, वो बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है उसके अंदर, तो उसमें ऑब्वियसली उसका रिव्यू करने का तरीका थोड़ा सा कम होगा। ठीक है। द केपेबिलिटीज एंड कॉम्पिटेंस ऑफ द इंडिविजुअल टीम मेंबर्स। अगर समझ लो सामने वाला बंदा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ज़्यादा उसने ऑडिट कर रखे हैं और उस पर रिलाई कर सकते हो, तो उसकी ऑब्वियसली सुपरविजन, डायरेक्शन और रिव्यू कम ली जाएगी। वो डिपेंड उसकी एबिलिटी से किया जाएगा, वो कितना कॉम्पिटेंट है, कितना काबिल है। राइट। तो ये 4 पॉइंट हो गए, और कोई टॉप वाले पॉइंट नहीं है, बहुत आसान पॉइंट थे। राइट। अब है चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस ड्यूरिंग द ऑडिट। ये इंपॉर्टेंट हो गया थोड़ा। चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजंस ड्यूरिंग द ऑडिट। द ऑडिटर शैल अपडेट एंड चेंज द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, द ऑडिट प्लान एज नेसेसरी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट। ऑडिटर अपडेट कर सकता है और चेंज भी कर सकता है जब जब उसको ऐसा लगे कि हाँ जरूरत है। ठीक है। एज अ रिजल्ट ऑफ कब कब करेगा, या तो अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स हो गए, कुछ कंडीशंस में चेंज हो गया, और ऐसा एविडेंस ऑब्टेन्ड हुआ जो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, तो उस हिसाब से वो कर सकता है। The auditor may need to modify the audit plan and planned nature, timing and extent of FAP based on the revised consideration of assessed risk. Obviously, जब उसको कुछ चीज़ नहीं मिलेगी तो उसको ऑडिट प्लान भी नया बनाना पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन दी जो उसको नया चेंजेस मिले हैं या जो उसको कंसिडरेशन ऑफ असेस रिस्क मिला है, एक तरह से ये कह लो। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट, आप कंसिडरेशन ऑफ असेस रिस्क ही लिख के आना है आपको पेपर में, बोले कि समझ लो। This may be the case when information comes to the auditor attention that differs significantly from the information available when the auditor planned the audit procedure. Two important point. अब ये कब होगा, मतलब जैसे ऊपर लिखा हुआ ना अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, ये कब होता है? ये जब होता है कि जब मैं ऑडिट प्लान बनाने लगा, जब मैंने चीजें देखी थी तब वो चीजें अलग थी, और जब मैं ऑडिट प्रोसीजर करने गया तब वो चीजें अलग थी। This may be the case when the information comes to the auditor's attention that differs significantly from the information available when the auditor planned the audit procedure. जब वो प्लानिंग कर रहा था तब उसको कुछ और माइंडसेट था, कुछ और चीजें देखी थी, लेकिन जब वो करने गया या उसको अटेंशन में ऐसी चीज आई कि हाँ भाई ये तो इसके अंदर तो यहाँ पे तो ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, यहाँ तो मतलब एक तरह से कह लो यहाँ तो सुपरविजन ही नहीं होती, यहाँ तो पासवर्ड ही नहीं लगा हुआ है इस वाले अकाउंट में, तो इस वाले अकाउंट में ज्यादा पैसे घूमेंगे ना। तो मतलब ऐसी कोई भी चीज, एग्जाम्पल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन थ्रू द परफॉर्मेंस ऑफ सब्सटैंसिव प्रोसीजर मे कॉन्ट्राडिक्ट दी ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन फ्रॉम द टेस्ट ऑफ कंट्रोल। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई सब्सटैंसिव प्रोसीजर से हमें कुछ चीज मिली है तो वो क्या पता कॉन्ट्राडिक्ट कर जाए टेस्ट ऑफ कंट्रोल में, क्योंकि टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हम कंट्रोल के बारे में करते हैं, सब्सटैंसिव प्रोसीजर में हम पूरा अच्छी तरह से जाते हैं अंदर, डीप डाइन अच्छे से, मतलब प्रॉपर समझते हैं कि पुराने ट्रेंड्स क्या थे। मतलब अगर ऐसा हो रहा है कि आपका सेल्स गिर गई है, ये समझो आपकी सेल्स गिरी है, ठीक है, और आपने ये दिमाग लगाया कि भाई मतलब मेरा इस चीज के अंदर कैसे समझाऊं, वेट अ सेकेंड थोड़ा, सेल्स मेरी गिर गई है। हाँ, मेरे को ये चीज समझ आई कि उसने बोला कि सेल्स गिर गई है, और मैंने टेस्ट ऑफ कंट्रोल में ये चेक किया कि सब बराबर है। ठीक है, टेस्ट ऑफ कंट्रोल मतलब हर कोई अलग अलग अकाउंट बनाता है, एवरीथिंग इज फाइन, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी होती है, ऐसा नहीं होता कि सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं हो रही, वो भी होती है। लेकिन मेरी सेल्स गिर गई, लेकिन जो ना मैं सेल्स का जो एक्सपेंडिचर होता है वो मेरा बढ़े जा रहा है। ठीक है, एक्सपेंडिचर रिगार्डिंग द सेल्स वो मेरा इंक्रीज होते जा रहा है, ऐसा क्यों भाई? ये नजर में आ जाएगा।
तो सिंपल चीज, इसको हम लिखेंगे नहीं ऑब्वियसली, ये बहुत टॉप वाली चीज नहीं है, ये लिख ले तो बहुत छोटा सा लिख लेते हैं। आओ एक नया पेज ऐड करें और यहाँ डालें हम छोटू पॉइंट। चेंजेस इन ऑडिट प्लान कब? अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, ठीक है, या चेंजेस इन कंडीशन, और द ऑडिट एविडेंस फ्रॉम द रिजल्ट ऑफ, मतलब चेंज इन ऑडिट एविडेंस obtained from ऑडिट प्रोसीजर्स। ठीक है, तो लिखा है ऑडिटर मॉडिफाई करेगा ऑडिट प्लान को एज पर दी रिवाइज्ड रिवाइज कंसिडरेशन ऑफ द रिस्क असेसमेंट। ठीक है, फिर लास्ट में लिखा हुआ है ये कब होगा? दिस में हैपन व्हेन, बता रखा है ना, जिसमें व्हेन ऑडिटर गेट इंफॉर्मेशंस, व्हेन अभी जो है डिफर्स एट द टाइम ऑफ ऑडिट, एट द टाइम ठीक है, बात समझ आई? इसका एग्जाम्पल दे रखा है। अब है हमारे पे आखिरी टॉपिक, हमारा आखिरी प्यारा सा टॉपिक, एंड उसके बाद हम अपना लेक्चर समाप्ति करेंगे, क्योंकि वैसे भी बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए था। खैर मैं चाहता ना बहुत जल्दी स्पीड में भी कर सकता था, बट मज़ा ही नहीं आता यार। एडिशनल कंसिडरेशन इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। अब ये बोल रहा है कि जब इनिशियल, मतलब एक तो होता है कि आप ऑडिटर हो तो अगले 5 साल के लिए आप उसके ऑडिटर हो, सिंपल सी बात ना, एक सेकंड, अगले 5 साल के लिए आप उसके ऑडिटर हो, बात ही खत्म। बट एक ऑडिट ये भी होता है कि आपको कोई कंपनी पहली बार मिली है, तो आपके पास कोई ऑडिट प्लान तो है नहीं, कोई ऑडिट प्रोग्राम तो है नहीं, कोई रेफरेंस तो है नहीं जो हर बारी चलते आ रहा था, उस हिसाब से कर लेंगे। तो पहली बार जब इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट मिलती है, जब पहली बार हमें कुछ काम मिलता है, तो हमें क्या क्या चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए वो ये बताएगा ड्यूरिंग दी ऑडिट प्लान। जो पिछले में पढ़ते आए हैं वो तो रखनी ही रखनी है, एक्स्ट्रा चीज एडिशनल कंसिडरेशन, मतलब जो पिछले में है वो तो सब में होगा, वो तो इसमें भी होगा, बट एक्स्ट्रा चीजें क्या है वो ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, द पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग द ऑडिट आर द सेम वेदर द ऑडिट इज एन इनिशियल और रिकरिंग। ठीक है, सिंपल बोला कि अगर इनिशियल है तो भी और रिकरिंग एंगेजमेंट है तो भी, पर्पस और ऑब्जेक्टिव तो सेम ही रहेगा। प्लानिंग एक्टिविटीज विल बी एक्सपेंडेड, सिंपल सी बात है, जैसे हम पहले प्लान करते आए थे, अब नई ऑडिट है तो नया और एक्सपैंड मोर डिटेल्ड तरीके से करेंगे, क्योंकि हमें इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता। However, for an initial audit, the auditor may need to expand the planning activities because the auditor does not ordinarily have the previous experience. उसके कोई previous experience नहीं है with the entity that is considered when the planning recurring engagement. जैसे अगर recurring होता है तो हाँ we have some prior knowledge कि हाँ मुझे पता है इस फॉर्म के बारे में कैसे क्या चलता है, इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। For initial audit, additional matters that the audit may concern in establishing the overall audit strategy and plan shall include the following. सबसे पहले इधर भी लिख लेते हैं,
इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट्स। अब इसमें क्या लिखा हुआ है? परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय एसए 220। 220 बताओ कौन से होते हैं सब? ठीक है, ये तुम्हें बताना है। 200, 210, 220 क्या होता है? सिंपल सी बात है, क्वालिटी कंट्रोल के बारे में डील करता है। ओके, रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ द क्लाइंट्स रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट, परफॉर्मिंग प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय एसए 220 रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट। ये अगर बात करें तो ये बोल रहा है कि प्रोसीजर्स इस तरीके से हम लगाएंगे जिस तरह से हमने बात कर रही है इन दी एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट। सिंपल सी बात है, ठीक है। परफॉर्मिंग प्रोसीजर रिक्वायर्ड बाय ऐसे पहले 220, सिंपल पहले बोल दो कि ऐसे परफॉर्मेंस प्रोसीजर करेंगे, तो ऐसे प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे जो 220 में लिखा हुआ है रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट्स, एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। अनलेस प्रोहिबिटेड बाय लॉ एंड रेगुलेशन, अरेंजमेंट्स टू बी मेड विद द प्रेडेसेसर ऑडिटर। फॉर एग्जांपल, पुराने ऑडिटर से हम वार्तालाप करेंगे। तो ये पहली चीज क्या बोल रहा है कि प्रोसीजर्स जो होंगे काइंड रिलेशनशिप देख के होंगे एंड स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। बिल्कुल। फिर ये बोलता है कि अगर लॉ मना ही नहीं करता, प्रोहिबिटेड बाय द लॉ, बाय द लॉ, कांटेक्ट करो पुराने वाले ऑडिटर को, प्रीडिसेसर ऑडिटर, फॉर वर्किंग पेपर्स। बिल्कुल, ये भी हो गया। तीसरी चीज, अदर प्रोसीजर्स रिक्वायर्ड बाय द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल फॉर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट। और कोई प्रोसीजर्स दैट इज रिक्वायर्ड, दैट इज रिक्वायर्ड क्यों? क्योंकि समझ लो, जो नई फर्म है अब उसकी भी कोई पॉलिसीज होंगी, ठीक है। तो इज रिक्वायर्ड बाय द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, बाय द फर्म्स दैट इज रिक्वायर्ड बाय द फर्म सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल। ये भी हमारा अगर हम बात करें तो हुआ समाप्त, ठीक है। हमारा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन हो गया है। देन उससे पहले हमारा हुआ था ऐसे 210 अग्रीइंग दी टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, और 220 के बारे में आज हमने बात करी थी कहीं ना कहीं। तो ऑब्वियसली लोग जान रहे होंगे कि वो क्या होता है। 220 के बारे में क्वालिटी कंट्रोल के रिगार्डिंग में बात करते हैं, और ऑडिटर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए, ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, वो इंडिपेंडेंट तरीके से काम करना चाहिए, ऐसा ना हो कि वो थोड़ा ले ले पैसा और अपनी इंटीग्रिटी को दाव पे लगा दे, अपनी इंटीग्रिटी को बेच दे, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये चीज़ खत्म होती है। इसके आगे की जो चीज़ है दैट इज़ नॉट सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड पेपर में तो बिल्कुल भी नहीं आनी मेरे को लगता है। बस ये है कि एक ऑडिटर के लिए दे रखी है कि हाँ भाई पढ़ो, जानो, और प्रैक्टिकल चीज़ें। यार हम जब ऑडिट करके आ रखे हैं तो हम क्यों जाने, हमें पता है सब कैसे होता है। और जिन लोगों ने डमी करी, आई एम वेरी सॉरी ब्रो कि तुमने डमी करी है, दैट्स योर प्रॉब्लम। बट हाँ, ऑडिट तो समझो, समझ में तो आएगा ही। तो आज हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी, फटाक से पढ़ लेते हैं। ऑडिट प्लान टू कंडक्ट इफेक्टिव ऑडिट, क्या क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए, और अकाउंटिंग सिस्टम एंड आईसी, आईसी पे रिलाय करना है कि नहीं करना वो, एनिटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स, कोऑर्डिनेटिंग द वर्क परफॉर्म। फिर
हमने पढ़ा पॉइंट फॉर ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी, आइडेंटिफाई करो कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइंस द स्कोप ऑफ द ऑडिट, असर्टिंग रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव्स, प्लान द टाइमिंग ऑफ ऑडिट, नेचर ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड। कंसिडर करो ऐसे फैक्टर्स जो एज पर द प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है एंड जिसके अंदर टीम एफर्ट ज़्यादा लगता है। कंसिडर करो अगर हमने पहले कोई एंगेजमेंट करी है उस फर्म के साथ एंड उसके अंदर हमने कोई नॉलेज गेन करी है तो वो। फिर असर्टेन दी एनिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब एनिटी ऑफ रिसोर्सेज का हमने रेफरेंस ऊपर दिया था कि 3 या 4 पॉइंट थे उसमें कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स टास्क है जिसके अंदर अच्छा खासा कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, तो उसके अंदर मैं ऐसे लोगों को भेजूंगा जो ज़्यादा एक्सपर्ट हैं, जिनके पास नॉलेज ज़्यादा है। फिर ई एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब कितने लोग किधर लगाने हैं, अगर कोई मटीरियल लोकेशन है, इन्वेंट्री वेरिफिकेशन जब चल रही है तो मैं ज़्यादा लोग वहाँ भेजूंगा। देन टी, टी में भाई टाइम इंटरिम में या की कट ऑफ डेट्स में। की कट ऑफ डेट होती है हमारी क्वार्टर पीरियड्स की, जैसे 1 अक्टूबर, 31 मार्च और 1 जन मतलब 1 जनवरी या 31 दिसंबर, ऐसे कुछ भी, ठीक है। देन हमने पढ़े सर्टेन मैटर्स प्रायर टू द ऑडिट प्लान, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट, सिंपल सी बात, डिटर्मिनेशन ऑफ मटीरियलिटी, परफॉर्मेंस ऑफ एज अ रैप, एनालिटिकल प्रोसीजर्स इन रैप, obtain journal understanding of the legal regulatory framework and compliance of such framework, changes in audit plan। then audit plan के अंदर अगर changes का है तो क्या कब होंगे, कैसे होंगे, वो बता रखा है। अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुए, चेंज इन कंडीशन हुई या फिर ऑडिट एविडेंस हुए obtained फ्रॉम दी वो रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। then auditor modify audit plan as per the revised consideration of assessed risk। this may happen when info in the auditor's attention differs from the info that was available at the time of audit plan, ठीक है। एडिशनल कंसिडरेशन इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, 3 चीज थी, प्रोसीजर, ठीक है, और प्रेडेसेसर ऑडिटर की हेल्प ले लो। प्रोसीजर में ये था कि क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक ऑडिट एंगेजमेंट, ऐसे 220 लिख सकते हैं इसमें, ये काम कर लो। unless prohibited by law, contact predecessor audit for the working papers or other procedure that is required by the firm's क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट या फिर सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है। तो कुछ वार्तालाप हम आपस में भी कर लेते हैं, ये हुई ना बात। तो आई होप ये लेक्चर ज़्यादा थोड़ा हैवी ना ही रहा हो, लेकिन इंटरेस्टिंग ज़रूर रहा हो आप सबके लिए और मज़ा आया इस चीज़ को करने के अंदर। इसी तरह सपोर्ट करते रहिए तो मज़ा आता रहेगा। एक दिन बन जाता है मेरा तो कि यार इतने व्यूज़, इतने लाइक्स एंड ऑल दैट। और मेजरली गेम लाइक्स वगैरह की नहीं है, आई एम जस्ट हेयर टू स्प्रेड द इंफॉर्मेशन। एंड मिलते हैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में। एंड अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मटीरियलिटी। मटीरियलिटी के बारे में पढ़ेंगे कि मटीरियलिटी क्या होती है एंड सबसे ज़्यादा मटीरियल जो चीज़ है वो एक्चुअली में मटीरियलिटी ही है। मज़े की बात है। So nevertheless, see you all in the next video. Till then, keep learning, keep exploring, and remember, live finance, love finance. This time not learn. Learn तो मैं करा रहा हूँ, but love finance. Live करो, love करो. Okay? एंड ऑडिट की तैयारी करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। एंड जो ये मैं नोट्स बनाता हूँ, अगर ये भी चाहिए हो तो कमेंट्स में लिखो, बिल्कुल ये फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं तो क्या, मैं तो पीडीएफ बना के दे दूंगा यार, कोई इशू नहीं है, साथ साथ लिख रहे हैं। बाकी मैं तो एडवाइस ये करूंगा कि आप भी साथ साथ पढ़ो और लिखो, नोट्स बनाओ। ये वीडियो के बाद आप सबको नोट्स बनाने चाहिए ताकि आपकी भी एक अच्छी रिविजन हो जाए। ओके, टिल देन ऑल द बेस्ट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।